सो सिस्टम की इंटरनल स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हमें उसके ज़ीरो इनपुट रिस्पांस को देखना है, और ज़ीरो इनपुट रिस्पांस में हमारे पास जो चीज़ है देखने वाली, दैट इज़ करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। सो वी विल ओनली चेक दी करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल कि ये कैसा है, करेक्टरिस्टिक्स रूट्स कैसे हैं। सो उसकी बेस पे हम जो है वो इंटरनल या एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी डिफाइन करेंगे। वाइल फॉर एक्सटर्नल और बीबो स्टेबिलिटी हमें हमेशा जो है वो सिस्टम का जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पांस देखना है, विच इज ऑलवेज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन। सो एक्सटर्नल और बीबो स्टेबिलिटी के हमें कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन को देखना है कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। इन अदर वर्ड्स वी आर सेइंग दैट जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पांस को हम देख रहे हैं, और अगर ट्रांसफर फंक्शन जो है वो स्टेबल रिस्पांस शो करता है, सो हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल या बीबो स्टेबल होगा सिस्टम। सो अगर हमारे पास सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन ही अवेलेबल हो, तो इस ट्रांसफर फंक्शन की ही बेस पे हम दोनों स्टेबिलिटीज को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ट्रांसफर फंक्शन, फर्स्ट ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, तो अगर हमें इसकी इंटरनल स्टेबिलिटी देखनी है, तो फॉर इंटरनल स्टेबिलिटी वी हैव टू चेक जीरो इनपुट रिस्पांस। सो जीरो इनपुट रिस्पांस को डिके करना जरूरी है। तो जीरो इनपुट रिस्पांस के लिए हमें हमें पता है कि जीरो इनपुट रिस्पांस में इनिशियल कंडीशंस होती हैं, इनपुट जीरो होती है। सो दैट्स व्हाई इस ट्रांसफर फंक्शन से अब हमें सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल को ही उठाना है, सिर्फ इसी को देखना है। तो ऊपर जो नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस है, हमें पता है कि नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस विल ओनली चेंज द मैग्नीट्यूड। सो दैट्स व्हाई हमने देखेंगे यहाँ पे हमने जो करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल के रूट्स थे उनकी बेस पे हमने फंक्शंस देखे हैं कि एक ई रेस्ट पावर माइनस टू टी का फंक्शन होगा, और एक एस प्लस थ्री की फैक्टर की वजह से ई रेस्ट पावर माइनस थ्री टी का फैक्टर होगा। बाकी जो ऊपर नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस है, दे विल ओनली रिजल्ट इनटू डिफरेंट K1 और K2 वैल्यूज। ओके, K1 और K2 की वैल्यू डिफरेंट होंगी, बाकी ओवरऑल रिस्पांस के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। सो हमें कंप्लीटली जीरो इनपुट रिस्पांस भी निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स को देखते हुए हम जो सा वो जीरो इनपुट रिस्पांस देख सकते हैं कि वो कैसा होगा। सो हेयर वी सी के ई रेज़ पावर माइनस थ्री टी भी डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है, ई रेज़ पावर माइनस टू भी डिकेइंग, टू टी भी डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है। सो दैट मीन्स के जीरो इनपुट रिस्पांस इज कंप्लीटली डिकेइंग। सो जीरो इनपुट रिस्पांस अगर कंप्लीटली डिके कर रहा है, तो वी कैन से दैट दिस सिस्टम इज इंटरनली स्टेबल और एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। और अगर हमें इसकी एक्सटर्नल स्टेबिलिटी को देखना है, तो देन वी हैव टू सी जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पांस। और जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पांस में हमें कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन को देखना है। सो इन दिस कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन अगर हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करें, तो ये दो पार्शियल फ्रैक्शंस हमारे पास बनेगी। सो दिस factor will generate e raised power minus 3t function, and this factor generates e raised power minus 2t function. सो बेशक अगर हम यहाँ पे ये रेजिड्यूज ना भी फाइंड आउट करें, तो स्टिल वी कैन सी दैट जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पांस जो है वो डिके कर रहा है टू जीरो। सो इन दिस वे वी कैन से दैट this system is both asymptotic stable and Bebo stable due to zero input and zero state impulse response. So asymptotic stable due to zero input response and Bebo stable due to zero state impulse response. सो सेकंड एग्जांपल देखें तो इस ट्रांसफर फंक्शन को, इस ट्रांसफर फंक्शन में अगर हम इंटरनल स्टेबिलिटी की बात करें, तो जीरो इनपुट रिस्पांस में हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स आ रहे हैं, एस माइनस टू का फैक्टर है और एक एस प्लस थ्री का फैक्टर है। तो एस माइनस टू के फैक्टर की वजह से जो पोल है वो आर एच पी में पोल आ रहा है, एस इज इक्वल टू प्लस टू का ये पोल होगा। जिसकी वजह से इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल ई रेज पावर टू टी का फैक्टर आया, और इस फैक्टर की वजह से ई रेज पावर माइनस थ्री टी का फैक्टर आ गया एल एच पी का। नाउ इन दिस जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, इस इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल की वजह से जीरो इनपुट रिस्पॉन्स जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, वो डिके नहीं करेगा। सो हेंस वी कैन से दैट इफ जीरो इनपुट रिस्पॉन्स is not decaying, so then this system is basically asymptotically unstable या internally unstable। और इसी तरह से अगर हम बात करें इसके इसकी एक्सटर्नल स्टेबिलिटी की, सो फॉर दैट जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पांस शुड बी बॉन्डेड। तो यहाँ पे अगर हम अब हम पूरे ट्रांसफर फंक्शन को देखते हैं, तो कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन को देखें तो बेसिकली एक इसमें जीरो है आर एच पी के अंदर,
और अगेन एक पोल है आर एच वी में और एक पोल है एल एच वी में। तो अगेन ये हमारे पास बिल्कुल उसी तरह का ही जीरो इनपुट रिस्पॉन्स की तरह का ही जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, सिर्फ रेजिड्यूज डिफरेंट होंगे एज कंपेयर टू जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। ओके, सो यहाँ पे भी देखें तो ई रेज पावर प्लस टू टी के जो फैक्टर है इसकी वजह से ये इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल होगा, तो जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पॉन्स भी अनबाउंडेड आउटपुट को शो कर रहा है। सो हमने क्योंकि इसको इम्पल्स इनपुट दी है, बाउंडेड इनपुट दी है, लेकिन बाउंडेड इनपुट के साथ भी ये अनबाउंडेड आउटपुट शो कर रहा है, तो ये बीबो स्टेबल भी नहीं है। सो दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज बोथ asymptotic unstable and Bibo unstable due to obviously zero input response and zero state impulse response respectively. सो ज़रूरी नहीं है कि दोनों स्टेबिलिटीज जो सी है या तो स्टेबल हों या दोनों ही अनस्टेबल हों, दे कैन वेरी ऑल्सो। हो सकता है कि एक सिस्टम इंटरनली अनस्टेबल हो लेकिन वो एक्सटर्नली स्टेबल हो। सो ये एग्जांपल इसकी हम देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल थर्ड ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास ये है। सो इस ट्रांसफर फंक्शन को अगर हम देखा जाए तो इसकी इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए जीरो इनपुट रिस्पांस निकालें तो वी विल ओनली सी द कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स। तो अगेन यहाँ पे एक आर एच पी पोल है, सो जिसकी वजह से इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल आ गया ई रेज़ पावर टू टी का, तो इंटरनली ये सिस्टम अनस्टेबल हो गया। लेकिन अगर हम जो सा वो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी में जीरो इम्पल्स रिस्पांस की जब बात करेंगे, सो देन वी विल सी कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन। सो जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पांस में कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन देखेंगे। अब कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक आर एच पी में जो सा वो सेम जगह पे एक जीरो है और उसी सेम जगह पे एक पोल भी है। सो ये पोल और जीरो जो सा है वो कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन में कैंसल आउट करते हैं एक दूसरे को, एंड द रिमेनिंग ट्रांसफर फंक्शन विच विल बी लेफ्ट दैट विल ओनली बी टू ओवर एस प्लस थ्री ट्रांसफर फंक्शन। सो सिर्फ हमारे पास ये चीज रह जाएगी, ये चीज जीरो हो जाएगी। सो अब जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो बेसिकली टू ओवर एस प्लस थ्री के इक्वल है। सो अगर इसको हम टाइम डोमेन में कन्वर्ट करें इनवर्स लैप्लास लेके तो जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पॉन्स हमारे पास टू इंटू ई रेज़ पावर माइनस थ्री टी आएगा जो कि डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल है। सो इम्पल्स बाउंडेड इनपुट के साथ जीरो स्टेट रिस्पॉन्स जो है वो बाउंडेड आउटपुट शो कर रहा है। सो दिस सिस्टम इज बीबो स्टेबल। सो दिस इज एन एग्जांपल कि जब हमारे पास सिस्टम जो है वो इंटरनली अनस्टेबल है ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स ओनली, बट एक्सटर्नली ये स्टेबल है ड्यू टू कैंसलेशन ऑफ आर एच पी पोल बाय आर एच पी जीरो। सो इस तरह के केसेस हमारे पास एग्जिस्ट कर सकते हैं कि जब हमारे पास इंटरनली सिस्टम अनस्टेबल होगा ड्यू टू ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स, बट जब हम बाउंडेड आउट बीबो स्टेबिलिटी की बात करेंगे जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पॉन्स की, तो जो हमारे पास आर एच पी पोल है उसको कैंसिल करने के लिए कोई ना कोई आर एच पी जीरो अवेलेबल है, तो देन हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम बीबो स्टेबल होगा। सो इसी तरह से अगर हम बात करें कि कोई ऐसा केस हो सकता है कि एसिम्प्टोटिकली सिस्टम स्टेबल हो बट वीबो अनस्टेबल हो जाए, सो दैट इज द पॉसिबिलिटी के अगर सिस्टम के हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स रूट सारे आर एच पी में एल एच पी में हो तो सिस्टम इंटरनली तो स्टेबल है, लेकिन अगर तो वीबो अनस्टेबल होने का सिर्फ एक ही केस है कि अगर हम इसको बाउंडेड इनपुट ना दें। तो अगर हम इसको अनबाउंडेड इनपुट देंगे तो देन दिस internally stable system can be externally unstable, बिकॉज के हमने अगर इसको अनबाउंडेड इनपुट दिया तो अनबाउंडेड इनपुट के साथ जो भी पोल एंटर होगा वो बेसिकली इसके फाइनल रिस्पॉन्स को भी अनबाउंडेड कर देगा। सो ये जनरली केस हो सकता है जो कि हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि हम सिर्फ बीबो स्टेबिलिटी की बात करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट इंटरनल स्टेबिलिटी एंड बीबो स्टेबिलिटी के हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरनल और बीबो स्टेबिलिटी के। सो रिमेंबर के ज़रूरी नहीं है कि हम रेजिड्यूज को कैलकुलेट करें इन ज़ीरो इम्पल्स रिस्पांस या ज़ीरो स्टेट इम्पल्स ज़ीरो इनपुट रिस्पांस या ज़ीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पांस। सो सिर्फ हमें बेसिकली देखना है कि ज़ीरो इनपुट रिस्पांस में हमें सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स रूट्स को देखना है और ज़ीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पांस में हमें कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन को देखना है, एंड इन केस के यहाँ पे कोई पोल ज़ीरो कैंसलेशन है तो उसको ज़रूर इनकाउंटर करते हुए हम कंप्लीट जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पांस को देखेंगे वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। So these are some problems in which you have to define different systems
as stable, marginally stable or unstable from asymptotic and Bibo viewpoints. Okay, so अब हम आपने देख लिया होगा कि एसिम्प्टोटिक या बीबो स्टेबिलिटी के लिए हमें किन किन चीज़ों को देखना है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट ट्रांसफर फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी के लिए हम देखें तो एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी में जो है वो ये बेसिकली एक पोल जो है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स रूट्स आ रहा है जो कि आर एच पी में है, जिसकी वजह से ई एस प्लस थ्री टी का फैक्टर बनेगा। सो इस फैक्टर की वजह से ये जो सा वो एसिम्प्टोटिकली अनस्टेबल है। लेकिन अगर हम इसी की बीबो स्टेबिलिटी की बात करें तो बीबो स्टेबिलिटी के केस में जो सा वो कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन को जब हम देखेंगे तो कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन में प्लस थ्री के ऊपर जो सा वो आर एच पी में एक जीरो भी है और पोल भी है, तो ये दोनों पोल जीरो कैंसिलेशन होने के बाद जो सा वो बाकी जो हमारे पास पेयर बचा उसमें ई रेस टू पावर बेसिकली -1 आर एल एच पी में डबल रूट्स हैं एट आर इज एट रियल एक्सिस ऑन -1। सो जिसकी वजह से हमारे पास फैक्टर जो बन रहा होगा वो बेसिकली ई रेस टू पावर माइनस टी का एंड प्लस टी ई रेस टू पावर माइनस टी का फैक्टर बन रहा होगा विद सम रेजिड्यूज। ओके, सो इसको देखें तो हम इसकी वजह से बेसिकली अब जो सा ये जीरो स्टेट इम्पल्स रेस्पॉन्स जो है वो स्टेबल है, तो बाउंडेड इनपुट की वजह से बाउंडेड आउटपुट आ रही है। सो ये भी वो स्टेबल है। ठीक है, सो इसी तरह से इन बाकी एग्जांपल्स को देखें तो अब इस एग्जांपल के केस में अगर हम देखें तो इसके केस में भी जो सा वो ये जो यहाँ पे -2 का फैक्टर आ रहा है, तो इस -2 के कोफिशेंट की वजह से जो सा वो एक आर एच पी रूट इसमें ज़रूर आएगा। सो उस आर एच पी रूट आने की वजह से ये एसिम्प्टोटिकली अनस्टेबल हो गया। आप इसको फर्दर सॉल्व करके देख सकते हैं। और इसी वजह से जब हम इसको बाउंडेड इनपुट भी देते हैं तो ऊपर हमारे पास कोई जीरो भी ऐसा नहीं है जो कि इस पोल को कैंसिल करता हो, तो ये बीबो अनस्टेबल भी है। इसी तरह से ये जो थर्ड केस है, थर्ड केस में हम देखें तो हमारे पास एक ई रेज़ टू पावर -10 टी का फैक्टर है जो कि इस फैक्टर की वजह से आएगा ई रेज़ टू पावर -10 टी, और इसी तरह से एस स्क्वायर प्लस 9। सो ये जो है हमारे पास दो रूट्स जो के हैं वो एक +3 आयोटा के ऊपर है और एक -3 आयोटा के ऊपर है। सो +3 आयोटा और -3 आयोटा, सो इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर जो सा वो कॉन्जुगेट पेयर्स आ रहे हैं एस स्क्वायर प्लस 9 के फैक्टर की वजह से। सो जब ई रेज़ टू पावर -10 टी डिके कर जाएगा तो उसके बाद जो है वो इन दो कॉन्जुगेट पेयर्स की वजह से रिस्पॉन्स जो है वो अनडैम्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी के ऊपर ऑसिलेट करता रहेगा। तो ये बेसिकली मार्जिनली स्टेबल का केस है। सो दिस इज मार्जिनली स्टेबल सिस्टम इंटरनली। और इसी तरह से अगर हम इसको बाउंडेड इनपुट भी कोई देते हैं तो उसके हिसाब से भी ये मार्जिनली स्टेबल ही रहेगा कि क्योंकि बाउंडेड इनपुट का इफेक्ट खत्म होते ही फाइनली जो सा इसका रिस्पॉन्स फोर्स्ड रिस्पॉन्स यही आना शुरू हो जाएगा जो कि फाइनल एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसका नेचुरल रिस्पॉन्स डिके ही नहीं कर रहा कभी, तो हमेशा इसका नेचुरल रिस्पॉन्स रहेगा। ओके, सो इसलिए ये मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है। सो इसी तरह से बाकी सिस्टम्स को भी हम देखें तो यहाँ पे इन फैक्टर्स को जो है वो इस तरह से देखा जा सकता है। सो यहाँ पे देखें तो एस केयर का फैक्टर इसमें आ रहा है। तो अगर हम सिर्फ इंटरनल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो सिर्फ हम करेक्टरिस्टिक्स रूट्स को देखेंगे। अब s+6 की वजह से तो ई रेज़ टू पावर -6t का डिकेइंग एक्सपोनेंशियल आ रहा है, लेकिन एस केयर की वजह से ओरिजिन के ऊपर दो पोल आ गए हैं, रिपीटेड रूट आ गया एट ओरिजिन, तो जिसकी वजह से ये अनस्टेबल सिस्टम रिप्रेजेंट करेगा। इंक्रीजिंग जो सा वो इंक्रीजिंग कांस्टेंट इंक्रीजिंग आना शुरू हो जाएगा। सो दैट्स वाई ये इंटरनली अनस्टेबल है। लेकिन जब हम एक्सटर्नल स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन में देखें तो जहाँ पे हमारे पास एस ओरिजिन के ऊपर दो पोल्स हैं तो वहीं ओरिजिन के ऊपर दो जीरोस भी हैं, तो ये ओरिजिन पे पोल्स और जीरोस कैंसल आउट कर देंगे, तो यहीं पे दो जीरोस भी हैं तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। एंड रिमेनिंग हमारे पास सिर्फ जो सा वो एक जीरो -2 के ऊपर है और एक पोल -6 के ऊपर है। सो जिसकी वजह से बीबो जो इसका स्टेबिलिटी है वो स्टेबल होगा। सो इसी तरह से अगर हम फिफ्थ ट्रांसफर फंक्शन की बात करते हैं, तो इस ट्रांसफर फंक्शन के अंदर जो है हमारे पास
करेक्टरिस्टिक्स रूट्स जितने भी आ रहे हैं वो दोनों LHP रूट्स हैं। सो जिसकी वजह से इंटरनली तो सिस्टम स्टेबल है और बाउंडेड इनपुट इम्पल्स इनपुट के साथ भी ये सिस्टम बाउंडेड आउटपुट या स्टेबल रिस्पॉन्स ही शो करेगा। सो दैट्स वाई ये इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों स्टेबल है। सो ये एक सिनेरियो इस तरह का है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि बेसिकली ये फैक्टर तो ई रेज़ पावर प्लस ई रेज़ पावर -6t का फैक्टर शो कर रहा है, लेकिन s² + 4 जो फैक्टर है, बेसिकली s²+4 का मतलब है कि हमारे पास +2 आयोटा और -2 आयोटा के ऊपर जो है वो कॉन्जुगेट पेयर्स है, लेकिन s²+4 का भी आगे स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि s²+4 के जो बेसिकली कॉन्जुगेट पेयर्स हैं, इन्हीं कॉन्जुगेट पेयर के रिपीटेड रूट्स भी हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी हमारे पास डबल पोल है और यहाँ पे भी हमारे पास डबल पोल है। सो ड्यू टू दीज रिपीटेड रूट्स या डबल रूट्स की वजह से ये सिस्टम जो सा वो अनस्टेबल हो जाएगा कि इसकी जो साइनोसाइड है वो साइनोसाइड बेसिकली इंक्रीज करना शुरू कर देगी। ओके, सो ये फैक्टर, इस फैक्टर के आने की वजह से जो सा वो ये इंटरनली अनस्टेबल है। और इसी तरह से जब भी हम बाउंडेड इसको इनपुट भी देते हैं तो स्टिल जो सा ये डबल रूट्स जो हैं वो अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे, अनबाउंडेड आउटपुट शो करेंगे। सो ये इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से अनस्टेबल है। सो दैट्स हाउ वी विल फाइंड आउट स्टेबिलिटी from asymptotic and Vigo viewpoints for these problems.